हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। हम कर रहे हैं रिवीजन चेकलिस्ट ऑफ चरक संहिता। तो आज का चैप्टर है हमारा चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है अष्टो निंदितीय अध्यायम। ठीक है, तो ये योजना चतुष्क का पहला अध्याय है। अष्ट निंदित पुरुष में क्या क्या आते हैं? तो अति दीर्घ आते हैं, अति ह्रस्व, अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल और अति कृश। ये जो है वो सभी अष्ट निंदित पुरुष माने गए हैं। 8। इस अध्याय का उद्देश्य क्या है? तो भेषज जो है वो शरीर अपेक्षी होता है, यानी कि जो औषध होता है वो शरीर की अपेक्षा करता है। अतः 8 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पे 8 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं जिसमें भेषज जो है वो कार्य नहीं कर पाता है और ये निंदित पुरुष माने गए हैं। तो अति दीर्घ पुरुष कौन होते हैं? तो जो शरीर के अधिक बढ़े होने में वायु का महत्व ऐसा रहता है, इसलिए वातल पुरुष भी इसको कहा जाता है, अति दीर्घ पुरुष को। और प्रकृतियों में वातल प्रकृति जो है वो निम्न मानी गई है, इसलिए इसको निंदित पुरुष माना गया है। किसको? अति दीर्घ पुरुष को। मॉडर्न टर्म में जिसको हम लोग गिग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, गिग्नेटिज्म, जिसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट रहता है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अति ह्रस्व पुरुष। तो जो अति ह्रस्व पुरुष क्या होता है? औषधियों के वीर्य को सहन करने में जो असमर्थ होता है, प्रायः मंद अग्नि से पीड़ित होता है, वो अति ह्रस्व होता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी रहती है। थर्ड है हमारा अति लोम पुरुष। अधिक लोम के होने से लोमकूप का जो मार्ग होता है वो अवरोध हो जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से अभ्यंग परिषेक आदि में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इस पुरुष को भी निंदित माना गया है, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपर ट्राइकोसिस जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न में। नेक्स्ट पुरुष है अलोम पुरुष। इसमें क्यों निंदित माना गया है इसको? तो स्वेद आदि मल का पूरा अच्छे से निष्कासन एक्सक्रीट नहीं हो पाता है वहां पे, इसलिए इसको निंदित माना गया है। और जो मॉडर्न टर्म में इसको हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है अति कृष्ण। अति कृष्ण में जो मिलानिन पिगमेंट होता है वो अधिक होता है, इसलिए वो अति कृष्ण, वहां पे पिगमेंटेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट है अति गौर। तो पित्त और रक्त की वृद्धि वाले होते हैं, ये जो पुरुष होते हैं वो पित्त और रक्त की वृद्धि वाले होते हैं, अतः रोगों से ग्रसित होते हैं, मतलब पित्त और रक्त के रोगों से ग्रसित होते हैं। इसमें मिलानिन पिगमेंट जो होता है वो इसकी डेफिशिएंसी रहती है अति गौर में। तो ये सब तो उतना नहीं पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अति स्थूल और अति कृष्ण पुरुष। ये बहुत ही डिटेल में यहाँ पे आचार्य ने बताया है और इसको क्वेश्चन भी अति स्थूल पुरुष पे बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट है अति स्थूल पुरुष। तो अति स्थूल पुरुष के दोष अथवा निंदित होने के 8 कारण बताए हैं चरक ने। क्या क्या कारण है निंदित होने के? आयुष्य रासो। आयुष्य रासो मतलब क्या होता है कि आयु का क्षय होता है। जब उपरोध, यानी कि उत्साह की हानि होती है। कृक्ष वैवायता, यानी कि मैथुन शक्ति का ह्रास होता है। दौर्बल्यम, यानी कि दुर्बलता रहती है। दौर्गंध्यम, यानी कि शरीर में दुर्गंधता का होना। स्वेद बाधा, यानी कि पसीने से अधिक कष्ट होता है, वहां पे स्वेद का अबाधा होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वहां पे। फिर क्षुत्त अति मात्रा, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में वहां पे भूख लगता है इस पुरुष को। और पिपासा अति योग, यानी कि बहुत वहां पे पिपासा भी, प्यास भी उसको बहुत ज्यादा लगता है। तो ये जो 8 कारण हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्थौल्य का निदान क्या है, इसका कॉज क्या है स्थौल्य का? पहला है अति संपूर्ण नाद, यानी कि अधिक मात्रा में खाना खाने से। फिर गुरु मधु शीत स्निग्ध उपयोगात, यानी कि गुरु मधु शीत स्निग्ध आदि आहार द्रव्य का सेवन करने से। अव्यायामात, यानी कि व्यायाम नहीं करने से। अव्यवाय याद, यानी कि मैथुन कर्म नहीं करने से। दिवा स्वप्नात, यानी कि दिवा शयन करने से, दिन में सोने से। हर्ष नित्यत्वाद, यानी कि हमेशा प्रसन्न रहने से। अचिंतनात्, यानी कि कभी भी चिंता नहीं करने से। स्वभाववात, माता पिता के बीज के अनुसार और स्वभाव से। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 8 जो है वो निदान बताए गए हैं। 8 कारण ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और स्थौल्यता के निदान पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशेष कैसे 8 कारण जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो आयु का ह्रास का कारण क्या है? मतलब जो पहला कारण था आयु ह्रास, तो आयु के ह्रास का कारण क्या है?
तो सबसे अधिक मेद धातु की वृद्धि होने से और जो बाकी बचे हुए धातु है उनका क्षय होने से तो आयु का ह्रास होता है। ठीक है। दूसरा है स्थूलता कैसे आती है। स्थूलता कैसे आती है तो सुकुमारता और शैथिल्यता होने से उत्साह की हानि होती है, तो वहां से स्थूलता से उत्साह हानि वहां पे जव उपरोध देखने को मिलता है। थर्ड है मेद की वृद्धि होने से, बहुत ज़्यादा मेद की वृद्धि होने से जो आगे वाले धातु है उनके स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है और शुक्र की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है। इसके कारण शुक्र की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है, जिससे वहाँ पे मैथुन कुरुक्षता आती है, मतलब मैथुन करने में असमर्थता आती है। नेक्स्ट है धातुओं की असमान वृद्धि। तो धातुओं के असमान वृद्धि होने के कारण दुर्बलता आती है शरीर में। नेक्स्ट है मेद धातु की विकृति होने से, मतलब मेद धातु का मल जो होता है वो स्वेद माना गया है, तो मेद धातु वहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा है, जिसके कारण स्वेद बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा है और शरीर दुर्गंधित हो जाता है। मेद धातु की विकृति होने से अगेन अत्यधिक स्वेद वहाँ पे उत्पन्न होता है और कोष्ठ में हमेशा वायु की उपस्थिति रहने से जो वायु है अग्नि का संदुक्षण करता है, उसको प्रकोपित करता है, उसका प्रदीपन करता है और अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, उससे अति मात्रा में भूख और प्यास लगता है। तो ये 8 कारण जो हमने देखे थे उसका रीजन है ये। नेक्स्ट है मेदस्वी पुरुष का स्वरूप कैसा होता है। तो मेद और मांस की अति वृद्धि के कारण जो नितंब उदर स्तन प्रदेश चलते समय क्या होता है, हिलता है, तो ये स्वरूप बताया गया है। नेक्स्ट है अतिकृष्य पुरुष। अतिकृष्य पुरुष क्या है तो उसके कारण बताए गए हैं। रुक्ष अन्न पाना नाम, यानी कि रुक्ष अन्न पान का सेवन करने से, लंघनम उपवास करने से बहुत ज्यादा, प्रमित आसन यानी कि नाप तौल के भोजन करने से, कम खाने से, फिर क्रिया अति योग बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक कार्यों को करने से, शोकश्च हमेशा शोक में वशीभूत रहने से, हमेशा शोक करने से, चिंता करने से, वेग निद्रा निग्रह यानी कि वेग का धारण करना और निद्रा का सेवन कम करने से। फिर नेक्स्ट है रुक्ष स्योत वर्तनम, यानी कि शरीर के रुक्ष करने पर अथवा रुक्ष द्रव्यों से निर्मित उपटन, रुक्ष द्रव्यों से संस्कारित द्रव्य के द्वारा वहां पे स्नान करने से। तो ये पूरा है क्या, रुक्ष स्योत वर्तनम। फिर स्नान अभ्यास, स्नानस्य अभ्यास, तो ये पूरा है। और प्रकृति वातिक प्रकृति वाले जो होते हैं वो कृष्यता की तरफ जाते हैं। जरा यानी कि वृद्ध अवस्था में वात बढ़ जाता है, तो वो भी वृद्ध लोग ज्यादातर कृष्य देखे जाते हैं। नेक्स्ट है विकार अनुसया, यानी कि बहुत दिनों तक रोग ग्रस्त होने से और क्रोध करने से, बहुत ज्यादा क्रोध करने से। तो ये 11 कारण बताए गए हैं अति कृष्यता के। ठीक है। नेक्स्ट है संक्षेपतः यहाँ पे वातवर्धक जो आहार विहार करते हैं वो मनुष्य कृष्य होता है। नेक्स्ट है हमारे पास संप्राप्ति। तो निदान कैसे संप्राप्ति हुआ, तो निदान का सेवन हमने किया। निदान सेवन से क्या हुआ, जो रस धातु का है वो शोषण हुआ, रस धातु का शोषण हुआ और जो आगे के रक्त आदि धातु है उसका अल्प पोषण हुआ, जिसके कारण वहां पे कृष्यता उत्पन्न हुई। ठीक है। नेक्स्ट है दोष। तो क्या क्या दोष, अतिकृष्यता के क्या क्या दोष है, तो व्यायाम, अधिक भोजन, भूख प्यास, रोग, औषधि को तथा अत्यंत उष्ण आहार विहार और अति मैथुन को सहन नहीं कर पाता है। जो अति कृष्य युक्त व्यक्ति है वो व्यायाम, अधिक भोजन, भूख प्यास, रोग, औषधि और उष्ण आहार विहार और बहुत ज्यादा मैथुन कर्म को सह नहीं पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य रोग क्या क्या होते हैं अति कृष्य वाले को। प्लीहा वृद्धि देखने को मिलती है, काश, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर और ग्रहणीगत रोग जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनका स्वरूप कैसा होता है, तो जो नितंब, उदर और ग्रीवा बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। नेक्स्ट है शरीर की धमनियां का जाल दृष्टिगोचर होता है, जो वेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, दिखने लगते हैं बाहर से। थर्ड है त्वचा और अस्थि मात्र ही शेष रहता है, ऐसा प्रतीत होता है। और चौथा है संधि पर्व मोटे हो जाते हैं, यानी कि जो संधियां होती है, जो त्वचा और अस्थि सिर्फ दिखता है, तो इसलिए जो जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो दिखने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा सिद्धांत। तो चिकित्सा कैसे करें इन दोनों व्यक्तियों की, तो अति स्थूल और अति कृष्य व्यक्ति सदैव रोग से पीड़ित रहते हैं, इनकी चिकित्सा क्रमशः कर्षण और ब्रूहण के द्वारा सदा करनी चाहिए।
नेक्स्ट है स्थूल की चिकित्सा। तो गुरु और अपतर्पण आहार देना चाहिए। तीव्र अग्नि गुरु आहार को पचाती है तथा उनकी रुक्षता से मेद धातु का शोषण कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल से मधु देना चाहिए जो अति स्थूल पुरुष है। जो अति कृष्य है वो अग्निमांद रहता है उसमें, इसलिए लघु आहार द्रव्यों के सेवन का आदेश दिया गया है। परंतु लघु आहार द्रव्य जो है वो स्वभावतः कृष्य करने वाले होते हैं, क्योंकि इससे वात की वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पे संतर्पण विशेषण दिया गया है, यानी कि लघु और संतर्पणक आहार विहार वहाँ पे कराना चाहिए अतिकृष्य वाले को, जैसे कि साली चावल। तो स्थूल वाले को गुरु और अपतर्पण आहार देना है, और जो अतिकृष्य है उसको लघु और संतर्पणक आहार देना है। ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे अति स्थूल की चिकित्सा के बारे में वर्णन है कि आहार क्या क्या देना है। वायु यानी कि वात, मेद और श्लेष्म को नष्ट करने वाले अन्नपान देना है। तीक्ष्ण, रुक्ष और उष्ण बस्ती वहां पे दे सकते हैं, और रुक्ष उपटन का प्रयोग करना है। औषधि में क्या क्या दे सकते हैं? गुड़ुचि है, नागरमोथ है, फिर त्रिफला है, तक्रारिष्ट है, सौठ है, छार है, वायुविडंग है, ये सभी औषधि के रूप में दे सकते हैं। पथ्य क्या है? प्रियंगु, कोदो, अरहर के बीज, सावा और यव, ये सब पथ्य माना गया है अति स्थूलता में। फिर अनुपान, मधु का पानक हम लोग दे सकते हैं। और विहार में प्रजागरण करना, फिर वैवाहिक कर्म करने के लिए बोलना, व्यायाम करना, क्रमशः इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। प्रजागरण करना यानी कि रात्रि में देर तक जगना, फिर उसको थोड़ा सा चिंतन करने के लिए मजबूर करना है। फिर वैवाहिक कर्म करने के लिए बोलना है, व्यायाम करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है अतिकृष्यता की चिकित्सा। तो इसमें आहार देना है क्या क्या? नया आहार देना है, नव निर्मित जो मद्य होता है वो देना है, ग्राम्य, आनूप और जलवासी जीवों का मांस रस का सेवन कराना है, मधुर आदि द्रव्यों से संस्कारित करना है, मांस, दही, घी, दूध, इक्षु, साली चावल, स्निग्ध और मधुर द्रव्यों का सेवन कराना है। विहार में क्या कराना है? निद्रा, हर्ष, सुखद बिछावन यानी कि जो बेड होता है वो सुखदायक होना चाहिए। मानसिक विश्राम देना है, उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर करना है, स्ट्रेस फ्री कंडीशन में लाना है। फिर चिंता करने से रोकना है, मैथुन कर्म करने के लिए नहीं बोलना है, व्यायाम आदि इन सभी का त्याग करने के लिए बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट है औषधि क्या क्या दे सकते हैं। तो रसायन वाजीकरण का सेवन करा सकते हैं, रसायन और वाजीकरण औषधि का सेवन, और समय समय पर दोषों की शांति के लिए उनका निर्हरण करने के लिए बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग विशेष देखते हैं। तो अति स्थूलता और अति कृष्यता में कृष्यता अच्छी होती है। आचार्य कहते हैं कि अति स्थूलता और अति कृष्यता में कृष्यता अच्छी होती है, क्योंकि दोनों के पास चिकित्सा के समान साधन होने पर भी यदि दोनों समान व्याधि से आक्रांत हो जाए तो वह व्याधि कृष्य की अपेक्षा स्थूल मनुष्य को अधिक कष्ट देने वाली होती है। ठीक है। कारण क्या है इसका? तो जो स्थूल व्यक्ति अगर उसको बृहन साध्य रोग की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो अधिक बृहन होकर स्थूलता की वृद्धि होगी और रोग और भी ज्यादा कृच्छ साध्य हो जाएगा। अगर उसी स्थूल व्यक्ति को अगर लंघन साध्य रोग मानकर ट्रीटमेंट करेंगे तो लंघन से मेद का तो क्षय होगा, लेकिन अग्नि और वायु की वृद्धि होगी, जिसके कारण अगेन वो कृच्छ साध्य हो जाएगा। तो इसलिए वो जो स्थूलता है, अति स्थूल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, कृष्यता ज़्यादा अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर कृष्य व्यक्ति को बृहन साध्य रोग की तरह ट्रीट करेंगे तो सरलता पूर्वक वहाँ पे साध्य हो जाएगा। अगर लंघन साध्य रोग की तरह ट्रीट करेंगे तो स्वल्प लंघन से ही लाभ होता है, साथ ही मृदु लंघन अधिक व्याधि नहीं करता है। तो इसलिए कृष्यता को अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है स्वस्थ पुरुष। तो स्वस्थ पुरुष का यहाँ पे चरक ने एक डेफिनेशन दिया है, इसको याद कर ले श्लोक। सम मांस प्रमाणस्तु सम सहनो न रहा, दृढ़ इंद्रिय विकारा नाम न बलेन अभिभूयते, क्षुत्त पिपासा आतप्स शीत व्याम सम सह सम पक्ता सम जरा सम मांस चयो मता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निद्रा। निद्रा टॉपिक अब अति स्थूलता और अति कृष्यता खत्म हो गया है, अष्ट निंदित पुरुष हमने किया। अब यहाँ से निद्रा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कारण क्या है? निद्रा का कारण क्या है? ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्मनः क्लमन्विताः
फिर विषयोभ्यो निर्वर्तन्ते तदा स्वपति मानवः, यानी कि जब कार्य करते हुए मन और इंद्रियां थक जाती है तब वे अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को निद्रा आती है। निद्रा का लाभ बताया गया है, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि काश्य बलाबलम रुष्यता क्लिबता ज्ञान अज्ञानम जीवितम न च। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी कर ले। तो इसका अर्थ क्या है? सुख पूर्वक निद्रा आने पर सुख, पुष्टि, बल, वृश्यता, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत अगर अनिद्रा होती है तो दुख, काश्य, अबलता, क्लैप्य तथा अज्ञान को उत्पन्न करता है। ठीक है, अकाल निद्रा सेवन या फिर अति निद्रा या फिर अनिद्रा का सेवन करने से हानि होती है। किसके? सुख और आयु की हानि होती है। और नियम पूर्वक अगर निद्रा ली जाती है तो स्वस्थ प्रदान करता है। ठीक है, वहां पे सुख और आयु की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न। तो दिन में शयन करना को हम लोग दिवा स्वप्न बोलते हैं। योग्य पुरुष कौन है? दिन में दिवा स्वप्न करने के योग्य पुरुष कौन है? तो अनेक कारणों से जिनका क्षय हो गया है, छीन हो गया है, इंजरी हो गया है, अगर किसी चीज से ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, फिर अजीर्ण से पीड़ित पुरुष, उरह छत्र के रोगी जो होते हैं, वृद्ध, स्त्री, अतिसार और शूल से पीड़ित व्यक्ति, क्रोध, भय, शोक आदि से पीड़ित व्यक्ति, फिर ग्रीष्म ऋतु में सभी योग्य माने गए हैं। दिवा शयन करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में सभी योग्य माने गए हैं। ऐसा करने पर धातु साम्य हो जाता है, बल की वृद्धि होती है और अंगों की पुष्टि होती है। ठीक है, अयोग्य पुरुष कौन है जिसको दिवा शयन नहीं करना है? तो मेदस्वी पुरुष, जिनका मेद अधिक हो, फैट ज्यादा हो बॉडी में, घृत, दूध आदि स्नेह का नित्य सेवन करने वाले पुरुष, कफ प्रकृति वाले पुरुष और दूसरी विष से पीड़ित पुरुष को देवा शयन नहीं करना है। और इन्हें किसी भी अवस्था में, किसी भी ऋतु में दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, ये चारों पुरुष को। ठीक है, नेक्स्ट है दिन में अनुचित शयन करने से क्या हानि होती है? तो हलीमक, सिरशूल, तैमित्य, अंग मर्द, शोथ, अरुचि, त्वक विकार, स्मरण और बुद्धि शक्ति का नाश होता है। ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतु में दिन में शयन करने से कफ का और पित्त का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए दिन में शयन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका सार क्या है? तो अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि होती है और शरीर में रुक्षता बढ़ती है। दिवा स्वप्न करने से, दिन में शयन करने से कफ की वृद्धि होती है और शरीर में स्निग्धता बढ़ती है। नेक्स्ट है अति निद्रा। अति निद्रा का परिणाम क्या होता है? स्थूलता। इसकी चिकित्सा क्या है? संशोधन करना, भय उसको डराना, चिंता उसको चिंतित करना, क्रोध करना और व्यायाम करना, ये सब उसको करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट उसको धूमपान, रक्त मोक्षण, मनो अनुकूल शैया का अभाव, सत्व गुण उदर्क और तमोगुण नाश, सत्व गुण को बढ़ाना और तम गुण का नाश करना, ये उसकी चिकित्सा बताई गई है। नेक्स्ट है निद्रा नाश, यानी कि जिसको नींद आती नहीं है, इनसोम्निया के जो पेशेंट होते हैं, उसका कारण क्या है? तो ऊपरयुक्त संशोधन आदि, अगर बहुत ज़्यादा संशोधन आदि करने से, फिर कार्य यानी कि विशेष कार्य में लगे होने से, काल, अभ्यस्त समय पर न सो पाना, विकार से, सन्निपातज रोग यानी कि कोई भी रोग अगर है, उन्माद है, रक्तचाप, हाइपरटेंशन वगैरह है, प्रकृति यानी कि वात पित्त प्रधान जो अगर प्रकृति है पुरुष, फिर विकृत रूप से वात तथा पित्त का बढ़ जाना, अगर किसी भी कारण से वात और पित्त बढ़ जा रहा है और वात वाले प्रकृति है तो वो सब निद्रा नाश करते हैं। ठीक है, नींद आने में तकलीफ होती है, वहाँ पे डिफिकल्टी होती है। इसका परिणाम क्या होता है? कृष्यता। इसकी चिकित्सा क्या है? कफ वर्धक आहार विहार कराना है, चिंता, भय, शोक आदि का निवारण करना है, मनो अनुकूल शैया तथा स्थान पे उसको सुलाना है, अच्छे से उसको सोने के लिए स्थान देना है, अच्छे से सोने के लिए बिस्तर देना है, अभ्यस्त समय पर निद्रा लेना है, जो पर्टिकुलर टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम पे सोने के लिए बोलना है हर दिन। ठीक है, निद्रा के 6 भेद बताए गए यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 6 कौन कौन से है? तमोभव, श्लेष्म समुद्भव, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधुई अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। तो 6 प्रकार की निद्रा होती है, तमोभव, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा।
जो तमोभवा होती है वो शरीर में तम गुण की अधिकता से आती है। जो श्लेष्म समुद्भवा वो कफ की अधिकता से आती है। मन शरीर श्रम संभवा मानसिक और शारीरिक श्रम के कारण जो उत्पन्न होती है निद्रा। आगंतुकी अकारण अरिष्ट रूप में जो आती है उसको आगंतुकी कहते हैं। यद्यपि यहाँ पे क्या है, तमोभवा निद्रा भी अरिष्ट रूप में आती है, तथापि यह निद्रा सकारण होता है, क्योंकि जो तम गुण के कारण क्या होता है, जो सभी स्रोतस होते हैं उसमें अवरोध हो जाता है, इसलिए तमोभवा और आगंतुकी दोनों को अरिष्ट सूचक बोला है। ठीक है। व्याधि अनुवर्तनी कफज रोगों में जो अधिक निद्रा आती है उसको व्याधि अनुवर्तनी, किसी भी कफज रोग के उत्पन्न होने के कारण। और रात्रि स्वभाव प्रभवा यानी कि रात्रि के स्वभाव से स्वस्थ पुरुष में आने वाली निद्रा को क्या कहते हैं, रात्रि स्वभाव प्रभवा। तो यहाँ तक हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 21 था सूत्र स्थान का चरक संहिता का, तो उसका रिविजन किया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।